हेलो फ्रेंड्स, आज तारीख है 10 मार्च और दिन है थर्सडे। तो द हिंदू न्यूज एनालिसिस देखने के पहले यहाँ पर ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल गाइस। यू कैन सी हेयर स्कूल ऑफ यूपीएससी, और आप जैसा कि सर्च कर सकते हैं स्कूल ऑफ यूपीएससी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस का पीडीएफ, साथ ही आपको एनसीईआरटी के लेक्चर्स, इंग्लिश ग्रामर लेक्चर्स और ज्योग्राफी रिलेटेड लेक्चर्स आपको जो है यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब जैसा कि डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो पीडीएफ तैयार किया जाता है, आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे इस लिंक में, आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में इस प्रकार से रिटन हैंड नोट्स डेली के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब आवर चैनल, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप इस चैनल को आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं स्कूल ऑफ यूपीएससी। यदि इस नाम से शुरुआत में यदि चैनल शो नहीं कर रहा है तो आप द हिंदू न्यूज एनालिसिस बाय अरविंद सर के नाम से सर्च करके आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आज का जो है एडिटोरियल एनालिसिस। तो एडिटोरियल एनालिसिस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो मेन एडिटोरियल है वो है एन अननेसेसरी वार एंड इट्स ग्रेव पोर्टेंट्स। तो ये रिलेटेड टू यूक्रेन और रशिया के इश्यू से रिलेटेड इसमें आया हुआ है। तो इसकी जो मेन थीम है उसको देखते हैं। तो इसका जो मेन थीम है वो मेनली ये बताया गया है कि हाउ रशिया अटैक द यूक्रेन, और उसके क्या क्या रीजन्स हैं और उसके इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट्स में क्या है, पश्चिमी देशों का क्या स्टैंड है, और इस पर्सपेक्टिव में क्या क्या उपाय जो है वहाँ पीस डील के लिए किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे कौन से पेपर से रिलेटेड है। तो गाइस, जो ये टॉपिक है ये रिलेटेड है पेपर जनरल स्टडीज सेकेंड से, जिसमें मेन टॉपिक है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें जो हेडिंग है जो सिलेबस की वो इससे रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। तो इसमें ये जो सिलेबस है कि जो इंटरनेशनल डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स है उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट्स है। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें मेनली क्या कहा गया है। तो रूस का यूक्रेन पर अटैक जो कि फरवरी माह के तीसरे सप्ताह से शुरू हुआ, अभी भी समाप्ति के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो रसिया का जो यूक्रेन पर अटैक किया गया वो फरवरी माह के जो है 3rd वीक में किया गया है, जिसके संकेत जो है अभी भी ये नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कब वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी। अब लाखों की संख्या में शरणार्थी यूक्रेन छोड़कर अलग पड़ोसी देशों में जा रहे हैं, जो कि बृहद स्तर पर मानव संकट का संकेत है। ये जो शरणार्थी जो अपने देश यूक्रेन को छोड़कर मिलियंस में जो अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि किस प्रकार से वहाँ मानव संकट जो है गहराया हुआ है। यह संकट उन स्मृतियों को भी ताजा करता है जो कि पहले सीरिया, इराक और नॉर्थ अफ्रीका में घटित हो चुकी है। तो जैसा कि हम यहाँ से रीड कर सकते हैं कि जो ये परिस्थितियाँ हैं, जो ये संकट है, ये वहाँ पर उन स्मृतियों यानी उन याददाश्तों को भी दोहरा रहा है, जैसा कि वहाँ पर पहले इराक, सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका में इसी प्रकार की जो है मानव संकट घटनाएं जो है घटित हो चुकी हैं। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण यह एक निष्ठुर मानव चरित्र को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो इट इज अ विविड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन नेचर मोर सो कंसीडरिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो केयरलेसनेस मीन्स निष्ठुरता,
यानी संवेदनाएं ना होना। तो ये एग्जाम्पल है जो रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया और अदर कंट्रीज के द्वारा, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो वहाँ पीस मेकिंग डेवलपमेंट नहीं किए जा रहे हैं, जो वहाँ शांति व्यवस्था के लिए प्रयास उस लेवल पर नहीं किए जा रहे हैं जिस लेवल पर वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये एक निष्ठुर मानव चरित्र को दर्शाता है। ये हमारे जो है ह्यूमैनिटी का क्राइसिस है। इस संकट से यूनाइटेड नेशंस जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है पर भी प्रश्न चिन्ह उठा है। अब जो ये संकट यहाँ पे हुआ है तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है किस पे? यूनाइटेड नेशंस। जैसा कि यूनाइटेड नेशंस सभी राष्ट्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिससे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को जो है शांतिपूर्वक सुलझाया जाएगा। What the conflict though has exposed is the irrelevance of the United Nations in dealing with situations of this kind, becoming in many ways a modern day variant of the ill-fated League of Nations created at the end of the First World War। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में जो शुरू हुआ तो उसके एंड में जो लीग ऑफ नेशंस क्रिएट किया गया जिसकी जो मेजर पावर्स थी वो क्या थी? काफ़ी लिमिटेड थी। तो उसी के तौर पे जो है ये स्मृति दिलाता है इस बात का कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसी प्रकार से फर्दर जो है डेवलपमेंट इसमें हो चुके हैं। तो ये इसकी इररिलेवेंस यानी जो इसकी वास्तविकता बची है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो ये इस बात का संकेत है कि इसमें जो है फर्दर बृहद तरीके से जो है रिफॉर्म और इसमें बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ जैसे हम दे सकते हैं मोर एंड इकोनॉमिक कंसर्न, तो इसमें यह बताया गया है कि ये इकोनॉमिक कंसर्न किस तरह से है। यूरोपियन नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा मानव मूल्य को कम तवज्जो देते हुए आर्थिक प्रभावों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि जो मानव मूल्य है, जैसा कि वहाँ पर ह्यूमन क्राइसिस चल रहा है, तो उसको तवज्जो न दे करके जो यूरोपियन नेशंस है, पश्चिमी देश है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर जो है आर्थिक मूल्यों को ज़्यादा तवज्जो दी रही है कि किस प्रकार से वहाँ के जो आर्थिक इंटरेस्ट हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर कई राष्ट्रों के द्वारा मुख्य तौर पर बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते वस्तुओं के मूल्यों पर गहरी चिंता जताई जा रही है, बशर्ते जो मानव संकट सामने उभर कर आया है। तो मानव संकट को ज़्यादा तवज्जो न दे करके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन हैं, साथ ही साथ अदर राष्ट्र जो कि कैपिटलिस्टिक पॉलिसी पर आधारित हैं, वो इस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है आर्थिक संकट किस प्रकार से गहराता जा रहा है, बशर्ते कि वहाँ पर इस बात को तवज्जो दिया जाना चाहिए कि वहाँ पर जो मानव की जो हानि हो रही है, वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको किस प्रकार से डील किया जाए। नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग बताई गई है वो है डिबेटिंग द सैंक्शंस रूट। तो यहाँ पे जो सैंक्शंस इम्पोज किए गए पश्चिमी देशों के द्वारा उसके बारे में बात की गई है। मुख्य तौर पर पश्चिमी एवं राष्ट्रों के द्वारा इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिसको आर्थिक प्रतिबंध कहा जाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए जा रहे हैं। इनके परिणाम स्वरूप रूस के द्वारा लगातार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से आइसोलेट यानी अलग रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे कि पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर जो है लगातार बहुत सारे सैंक्शंस जो है इम्पोज किए जा रहे हैं, आर्थिक सैंक्शंस, कि यहाँ पर गैस का जो इंपोर्ट है वो रूस के द्वारा नहीं किया जाएगा। गैस का जो अदर जो चीज़ों का जैसे कि अदर कंपनीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली रसिया के थ्रू खरीदा नहीं जाएगा। ये सैंक्शंस जो है पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रसिया के द्वारा स्टैंड लिया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ, कि रसिया के द्वारा हमेशा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि यूक्रेन को जो है पश्चिमी देशों से लगातार अलग किया जाए, इन द सेंस आइसोलेट किया जाए। चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी कोई भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देश अपनी सैन्य बल को यूक्रेन के सपोर्ट में भेजने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो है सरप्राइज की बात यह है कि जैसा कि पहले नाटो द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि यूक्रेन को नाटो कंट्रीज में जो है शामिल किया जाए, परंतु इन विपरीत परिस्थितियों में नाटो कंट्रीज
कि किसी भी देश के द्वारा यहाँ पर जो है सैन्य बल उपलब्ध नहीं कराया गया है अगेंस्ट द रसिया, ताकि यूक्रेन को सपोर्ट दिया जा सके। जैसा कि यहाँ से हम रीड कर सकते हैं, नो कंट्री विद इन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इवन दो आउटसाइड इट is at present willing to send forces in support of Ukraine, waiting for the eventual collapse of Russian state while leaving Ukraine its citizens to the not so tender mercies of Russian juggernaut in tantamount to becoming accessory to genocide। तो इस प्रकार से जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में कोई भी कंट्री जो है अपने सैन्य बल को वहां पर नहीं भेजा है। नेक्स्ट, जैसा कि हेडिंग है डीकंस्ट्रक्टिंग यूक्रेन, तो इसमें बात की गई है कि किस प्रकार से यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है उसको जो है फर्दर जो है वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से शांति स्थापित की जाए। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूक्रेन का यहां से जन्म हुआ। यूक्रेन के अंदर ही विभिन्न समूहों में सांस्कृतिक एवं भाषाई मतभेद उत्पन्न हुए जो कि पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी समूहों के तौर पे संगठित हुए। तो 1991 में आफ्टर द विघटन ऑफ द सोवियत यूनियन, तो यहाँ से यूक्रेन का जन्म हुआ। परंतु यूक्रेन में जो पश्चिमी यूक्रेन है, मध्य यूक्रेन है, पूर्वी यूक्रेन है, तो यहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उनके बीच जो है मतभेद जो है उत्पन्न हुए। तो उन उत्पन्न मतभेदों के कारण वहां पे जो है इंटर सिविल सेपारेटिस्ट जो है ग्रुप तैयार हुए हैं। तो इन तैयार ग्रुपों में जैसे कि इन द पूर्वी जो यूक्रेन है वो रसिया के द्वारा सपोर्ट वहां पर किया जाता है। तो पूर्वी समूह में मुख्य रूप से रूस की सांस्कृतिक एवं भाषा को मानने वाले लोग अधिक हैं। तो यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है, जो लुहांस्क और दोनेत्स्क रीजन है, तो यहाँ पे रसिया के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले, साथ ही रसिया की संस्कृति और भाषाई मान्यताओं को मानने वाले लोग अधिक हैं। इसके चलते रूस ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्ट किया, मतलब अपनी टेरिटरी में मिला लिया। तो रूस ने इसके चलते जो है क्रीमिया को जो है एनेक्सेशन किया। कब? 2014 में, जो कि यूक्रेन का भाग था। तो वहां पर जो है रशियन सपोर्टर जो प्रेसिडेंट वहां पर इलेक्ट किए गए, तो उनको क्या है ओवरथ्रोन किया गया। इसके चलते प्रो रशियन सेपारेटिस्ट ग्रुप की मांग के तौर पर रसिया ने क्रीमिया का जो है वहां पे एनेक्सेशन किया, इन द सेंस अपनी टेरिटरी में उसको मिला लिया। तो इस प्रकार से रसिया के द्वारा क्रीमिया का जो 2014 में जो है एनेक्सेशन किया गया। तो प्रो रशियन सेपारेटिस्ट ग्रुप के सपोर्ट में रूस ने एग्रेसिव कदम उठाते हुए दोनेत्स्क एवं लुहांस्क रीजन को रिसेंटली दोनेत्स्क एवं लुहांस्क रीजन को सेपरेट प्रोविंस के तौर पे घोषित किया। नाटो जो कि मिलिट्री अलायंस है, यूक्रेन के द्वारा इस संगठन को ज्वाइन किया जाए, रूस बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है। अब नाटो का फॉर्मेशन जो कि 1949 में हुआ, तो नाटो को जो है यूक्रेन के द्वारा ज्वाइन किया जाए, इस बात का जो है रूस कदापि जो है इस बात का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि नाटो जो है यूक्रेन द्वारा ज्वाइन किया जाएगा तो वहां पर जो ईस्टर्न पार्ट में ऑफ यूक्रेन एवं वेस्टर्न पार्ट ऑफ रसिया, जो पश्चिमी भाग है रसिया का, वहां पर मेजर सिक्योरिटी कंसर्न जो है क्रिएट होंगे और मेजर थ्रेट्स जो है, मिलिट्री थ्रेट्स जो है पोज की जाएगी। बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं, क्योंकि यह रूस की सुरक्षा पर चुनौती उत्पन्न करेगा। तो जो नाटो का एक्सपांशन है ईस्टर्न की ओर, वो रूस की जो सुरक्षा गतिविधियों पर जो है चुनौती उत्पन्न करेगा। द पॉलिटिक्स ऑफ वार, अब यहाँ पर बात की गई है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ वार है वो किस प्रकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ वार, तो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि 2007 में आयोजित की गई, रूस के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि नाटो का पूर्व की ओर विस्तार यूक्रेन एवं रूस के बीच पारस्परिक संबंधों को कम करता है। तो यहाँ पे जो म्यूनिच एग्रीमेंट या फिर म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि 2007 में आयोजित की गई, तो यहाँ पे मेनली इससे रिलेटेड
क्या डेवलपमेंट्स आई हुई हैं कि यहाँ पर रूस ने बात कही इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कि यदि फर्दर इसमें कोई जो है यदि नाटो का पूर्व की ओर एक्सपांशन होता है तो यह इस बात का संकेत होगा कि जो है रसिया के क्षेत्र में नाटो मिलिट्री अलायंस के द्वारा जो है वार जो है पोज किया जा रहा है और मिलिट्री थ्रेट जो है क्रिएट की जा रही है। तो इससे रिलेटेड साथ ही साथ रूस ने यह भी गहरी चिंता जताई कि जो यूक्रेन और रूसिया के बीच जो पारस्परिक संबंध है उनमें में उस विषय में भी जो है लगातार गिरावट आ सकती है रिलेटेड टू ज्वाइनिंग ऑफ द नाटो अलायंस बाय द यूक्रेन। अब प्रेस द पॉज बटन, अब इसमें ये बात कही गई है प्रेस द पॉज बटन कि किस प्रकार से वहां पर थ्रू प्रॉपर वार्तालाप के तरीके से और डायलॉग के जरिए वहां पर शांति स्थापित की जा सकती है। इस समय यूक्रेन द्वारा नाटो को ज्वाइन करने की जिद को छोड़ते हुए यूक्रेन में मानव जीवन को बचाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेनली ये बात कही गई है कि नाटो को जो ज्वाइन करने की जिद है यूक्रेन को उसको छोड़ते हुए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो ह्यूमैनिटेरियन मानव संकट वहाँ पर गहराया हुआ है उसको किन उपायों के द्वारा सही तरीके से सुलझाया जाए। इसके अलावा अन्य उपायों पर ध्यान देते हुए यूरोपियन कंट्रीज एवं रूस के बीच शांतिपूर्ण ढंग से वार्ताएं की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं यूक्रेन उसके साथ यूरोपियन कंट्री जो पश्चिमी देश हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि अन्य तरीके या उपायों को ढूंढकर वहां जल्द ही शांति स्थापित करने की बात कही जाए और जल्द ही वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन मानव संकट गहराया हुआ है उसको पूरी तरह से नॉर्मलसी या नॉर्मल कंडीशन पे जो है लाया जाए। अब नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो है वाटर मैनेजमेंट नीड्स हाइड्रो सोशल अप्रोच। इसमें यह बात कही गई है कि सोसाइटी और हाइड्रोलॉजिकल जो क्राइसिस है जो वाटर क्राइसिस है उसमें समाज किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो जो ये टॉपिक है ये सिलेबस में कौन से पेपर से रिलेटेड है और ये सिलेबस में कौन सी हेडिंग से रिलेटेड है उसको देखते हैं। तो ये टॉपिक रिलेटेड टू जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, ये ज्योग्राफी का एस्पेक्ट्स है, ज्योग्राफी से कंसर्न टॉपिक है। इसमें सिलेबस में जैसा कि बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। तो इसमें जो मुख्य की नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन साथ ही साथ उनके इम्पोर्टेंस के बारे में का बात कही गई है। तो जैसा कि वाटर जो है नेचुरल रिसोर्स है तो ये किस प्रकार से लगातार इसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं इसके बारे में इसमें बात कही गई है। तो इंट्रोडक्टरी तौर पर आइए देखते हैं इसमें क्या बात कही गई है। लगातार मानव गतिविधियों के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता में बदलाव हुए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य ही है कि मानव गतिविधियां और लगातार बढ़ता हुआ विकास क्रम कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर काफी दबाव बढ़ा है, जो कि ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट के द्वारा चिंता का विषय के तौर पे जताया गया है। अब जो ये वाटर क्राइसिस है या वाटर की जो समस्या है ये मेनली ग्लोबल वाटर प्रोजेक्ट के द्वारा जो है इस विषय को उठाया गया है। अब देखते हैं ग्लोबल वाटर प्रोजेक्ट क्या है। तो ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट जो कि अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप एवं ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज का ज्वाइंट इनिशिएटिव है के द्वारा बताया गया है कि मानव द्वारा उत्पन्न गतिविधियों के चलते स्वच्छ जल में लगातार दबाव बढ़ रहा है। तो जो ये प्रोजेक्ट है ग्लोबल वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट जो कि अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप एवं ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज का ज्वाइंट इनिशिएटिव दोनों के साथ जो है दोनों साथ मिलकर इस पे काम करते हैं। तो उन्होंने मुख्य जो फोकस किया है वो बात कही है कि कैसे जो है मानव गतिविधियां एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो है वाटर के जो समस्या है फर्दर उसको जो है बढ़ा रही है। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेश वाटर वैल्यूएशन। इसमें बात कही गई है कि वैश्विक अनुमान के तौर पर 2030 तक मांग और आपूर्ति के बीच का जो गैप होगा वो 40% तक होगा।
तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि 2000 आने वाले 2030 तक जो डिमांड होगी यदि वो 100% होगी तो आपूर्ति ये होगी वो लगभग 60% ही होगी। 100% डिमांड पे यानी 100% मांग पे 60% ही उसकी पूर्ति की जाएगी और 40% जो है उसकी आपूर्ति को पूरी तरह से पूरा कर पाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज ने 4th असेसमेंट रिपोर्ट में सोसाइटल वल्नरेबिलिटी एवं मॉडिफिकेशंस ऑफ वाटर सिस्टम के बीच में संबंध दर्शाया है। तो जो 4th असेसमेंट रिपोर्ट 2007 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो जारी की गई, उसमें यह बताया गया कि जो सामाजिक वल्नरेबिलिटी है वो किस प्रकार से वाटर सिस्टम्स हैं, जो वाटर सोर्सेस हैं, उनको जो है प्रभावित कर रही है। स्वच्छ पीने का पानी एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए 2008 में 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर एक ग्रुप का निर्माण किया गया जिसका नाम है 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप। लेटेस्ट यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 टाइटल्ड वैल्यूइंग वाटर वैल्यूएशन को जोर देते हुए इन्होंने जो है 5 संदर्भित क्षेत्रों में काम किए जाने की जो है बात कही गई है। तो इसमें से 5 संदर्भित क्षेत्र जो हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो रिपोर्ट जारी की गई वैल्यूइंग वाटर किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा। तो उसमें यह बात कही गई कि 5 क्षेत्रों में जो है वाटर डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाना चाहिए। तो 5 क्षेत्र में जो पहला है वो है जल स्रोत। सबसे पहले तो जो स्रोत है उसको प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए। उसके बाद उत्पादन में जल, जैसा कि प्रोडक्शन में, उत्पादन में, इंडस्ट्रीज में काफ़ी जल का खपत होता है, तो उसको किस प्रकार से कम किया जाए और उसका जो है प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से उपयोग किया जाए। तीसरा है जल इंफ्रास्ट्रक्चर। जल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे जल इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा तात्पर्य है कि जो स्टोरिंग किया जाता है जल, जैसे डैम हैं, रिवर्स हैं, तो इनको किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और पारंपरिक तरीके से जो गतिविधियां हैं या मेथड्स हैं उनको किस प्रकार से यूज करते हुए जल को संरक्षित किया जाए। अब 4th है जल के द्वारा सेवाएं। तो जल के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। और 5वां है सामाजिक आर्थिक विकास, यानी कि जो जल का महत्व है सामाजिक आर्थिक विकास में वो किस प्रकार से रिलेटेड है। तो ये जो रिपोर्ट में बात कही गई है वो है वैल्यूइंग वाटर यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के द्वारा। अब यहाँ पर एक अल्टरनेटिव के तौर पे जो बात कही गई है कि इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स, जो अब यहाँ पे बात है कि जो बेसिन है वो क्या है। तो इसमें बेसिन के बारे में बात की गई है कि जो डिफरेंट रिवर बेसिन्स हैं, तो विद इन द बेसिन जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनको मेन नदी से जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो इंटर रिवर बेसिन है, अलग अलग जो नदियों के मुख्य बेसिन हैं उनको भी साथ में जोड़ने की बात कही गई है। तो मानवीय कारक जो कि सीधे तौर पर स्वच्छ जल को प्रभावित करते हैं, मुख्यतः नदी प्रवाह में बदलाव, सिंचाई एवं अनुपयोग, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। तो इसमें मेनली ये सब हेडिंग में बात कही गई है कि मानवीय कारक किस प्रकार से स्वच्छ जल को प्रभावित करते हैं। उसमें से है सिंचाई, नदी प्रवाह में बदलाव, जैसा कि उत्खनन किया जाता है, सैंड माइनिंग की जाती है और अलग अलग कैप्चरिंग की जाती है चैनल्स का, तो नदी के प्रवाह में बदलाव आता है। भूमि का बदलता हुआ उपयोग, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो भूमि का जो है उपयोग बदल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से एंथ्रोपोजेनिक तरीके से मानवीय कारकों के द्वारा जो है फ्रेश वाटर को जो है इफेक्ट किया जाता है। प्रवाह के द्वारा मुख्य नदी एवं सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र कवर किया जाता है उसको रिवर बेसिन कहा जाता है। तो रिवर बेसिन क्या है कि प्रवाह के थ्रू जो मुख्य नदी है, साथ ही साथ उसकी सहायक नदियां जितने भी पर्टिकुलर क्षेत्र को या एरिया को कवर करती हैं तो उनको रिवर बेसिन कहा जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वाटर की चुनौती से समाधान के लिए इंटर बेसिन एंड
इंट्रा बेसिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर मुख्य समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ नदियां पेरेनियल होती हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, जैसे कि हिमालयन रिवर। कुछ जो है सीजनल होती हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में वाटर अवेलेबिलिटी तक ही उसमें जो है प्रवाह बना होता है। तो इसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है इस समस्या को समाधान करने के लिए इंटर रिवर बेसिन ट्रांसफर या इंट्रा रिवर बेसिन ट्रांसफर की बात कही गई है। नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है वो है सम ऑफ द की एजम्पशंस। इसमें बात कही गई है, आमतौर पर यह माना जाता है कि इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट में सरप्लस अधिकता जहां पर वाटर है, सरप्लस वाटर रिवर से जल जो है डेफिसिट वाटर रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा, परंतु बदलती आवश्यकताएं जैसे उद्योगों में बदलता पानी का उपयोग, शहरीकरण, अधिक जल क्षेत्रों में भी लगातार पानी की मांग बढ़ रही है। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि ये माना जाता है कि जिसमें अधिक वाटर होगा जिस रिवर में, उसको जो है डेफिसिट, जिस रिवर में कम पानी है उसमें जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। परंतु जैसा कि मॉडर्न टाइम में हम रह रहे हैं, तो इसमें जो है पानी का जो स्वरूप है, जो स्वच्छ जल की उपयोगिता का स्वरूप बदलता जा रहा है। लगातार उद्योगों के द्वारा अलग अलग तरीके से डिमांड बदल रही है उसी क्षेत्र में जहां पर सरप्लस है, और जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी बदल रहा है, साथ ही साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बदल रहा है और शहरीकरण भी बढ़ रहा है। तो जो सरप्लस है वाटर, हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में उसी क्षेत्र के लिए जो है वो डिमांड बन जाए। तो यहाँ पर जो है लगातार पानी की मांग बढ़ रही है। सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता जो कि भारत में है वह केवल 38% ही है, वहीं विकसित देशों की दक्षता 50% से 60% की है। तो यहाँ पर जो इंडिया में जो एफिशिएंसी है वो क्या है, ओनली 38% है। जो सिंचाई योजनाएं हैं उनकी जो दक्षता है वो क्या है, सिर्फ 38%। यदि अन्य देशों की बात की जाए जो कि विकसित देश हैं, तो वहीं पर उनकी जो दक्षता है, सिंचाई दक्षता, वो 50 से 60% की है। इंटर बेसिन ट्रांसफर में कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट में जो कैन बेतवा जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, द एवरेज वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इज ओनली 38% अगेंस्ट 50 to 60% इन द केस ऑफ डेवलप्ड कंट्री। तो इस एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए? जब इस एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा तभी हम वाटर का जो है सही तरीके से कंजर्वेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर ग्रे वाटर यूज। एग्रीकल्चर और ग्रे वाटर यूज के बारे में बात की गई है कि जो इंडिया में एग्रीकल्चर का जो कंजम्पशन है वाटर का वो किस प्रकार से, ग्रे वाटर क्या है इसको हम जानेंगे। ग्रे वाटर इन द सेंस जो डोमेस्टिक यूज करने के बाद जो वेस्ट के तौर पर जो पानी बहा दिया जाता है उसको जो है ग्रे वाटर कहा जाता है। तो यहाँ पर बात कही गई है कि जो ग्रे वाटर है उसको किस प्रकार से फर्दर ट्रीटमेंट करके अच्छे तरीके से जो है यूज किया जा सकता है। फसलों के स्तर पर भी भारत अधिक जल की खपत करता है। तो यहाँ पे इवन एट द क्रॉप लेवल वी कंज्यूम मोर वाटर देन द ग्लोबल एवरेज। राइस एंड व्हीट द टू प्रिंसिपल क्रॉप्स कंज्यूम अकाउंटिंग फॉर मोर देन 75% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो फसलों के स्तर पर भी भारत अधिक जल की खपत करता है वैश्विक औसत की अपेक्षा। जो विश्व में औसत तरीके से जो एग्रीकल्चर में पानी यूज किया जाता है उसका जो इंडिया का जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा है। खेती कुल जल उपलब्धता का लगभग 90% जल उपयोग करता है। तो जो एग्रीकल्चर में वाटर की यूज होता है वो टोटल वाटर का अवेलेबिलिटी का 90% जल यूज किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों के द्वारा भी लगभग 2 से 3.5 गुना अधिक जल अन्य देशों की अपेक्षा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो औद्योगिक इकाइयां जो कि सेम तरीके की हैं, सेम उत्पादन करती हैं, तो विकसित देशों की अपेक्षा जो यहाँ पर पानी उपयोग किया जाता है वो लगभग 2 से 3.5 गुना अधिक पानी सेम टाइप ऑफ प्रोडक्शन के लिए किया जाता है।
ग्रे वाटर जो कि डोमेस्टिक उपयोग के बाद अपशिष्ट के तौर पर प्रवाहित किया जाता है, बहुत ही निम्न स्तर पर दोबारा उपयोग किया जाता है। तो इंडिया में जो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट है वो काफ़ी निम्न स्तर पर है, अधिक अभी उनको जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट किए जाने की जरूरत है। ग्रे वाटर का प्रॉपर तरीके से उपयोग एवं पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां, स्रोतों का सतत विकास किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यदि जो ग्रे वाटर है, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, यदि उनका सही तरीके से उपयोग किया जाएगा तो इस बात का प्रमाण है कि जो गतिविधियां हैं, अन्य गतिविधियां, उनमें जो है जैसे सिंचाई, तो ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट करने के बाद उसका उपयोग जो है किया जा सकता है। तो इससे वाटर संरक्षण यानी जल संरक्षण का हमको जो है नया तरीका मिलेगा। साथ ही साथ जो पारंपरिक विधियां हैं, जो पारंपरिक मेथड्स हैं, उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है यूज किए जाने की आवश्यकता है। अब इसमें जो कंक्लूजन के तौर पे बताया गया है वो है प्लानिंग अहेड। तो किस प्रकार से प्लानिंग फर्दर किए जाने की आवश्यकता है, तो इसमें बात कही गई है कि दिए गए सुझाव बहुत हद तक पूर्ति एवं मांग के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेंगे। अब इसमें यह बताया गया है कि जो सुझाव बताए गए हैं, जैसे कि रिलेटेड टू कि कैसे ग्रे वाटर का यूज किया जाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करके कैसे उनमें जो है दक्षता लाई जाए। तो ये जो सुझाव है, जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप 2030 तक 40% होने वाला है, यानी पूर्ति एवं मांग, तो उसके जो गैप के अंतर को कम करने में जरूर ही हमें सहायक साबित होंगे। मुख्य तौर पर वैश्विक स्तर पर एक्सेप्टेड टॉक है, जो वैश्विक स्तर पर ये एक्सेप्ट किया जा चुका है कि जल समस्या है वो बहुत हद तक मुख्यतः प्रबंधन एवं प्रशासनिक चुनौतियों से जुड़ी हुई है। कि वैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है काफ़ी है, जो रेनफॉल के थ्रू वाटर जो प्राप्त किया जाता है वो भी अधिक है, परंतु जो उसका प्रबंधन किया जाता है वो उतना अच्छा नहीं है। तो जल प्रबंधन में समाज, समूह एवं व्यक्तियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यदि जल का सही तरीके से संरक्षण किया जाना है, फ्यूचर जनरेशंस को सतत विकास के तौर पर यदि जल को उनको प्रदान करना है, तो यहाँ पर समाज, व्यक्ति और समूहों का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करना होगा। तो इस प्रकार से हमने समझा मुख्यतः कि किस प्रकार से जो है जल संरक्षण को आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो जल से रिलेटेड चुनौतियां हैं उनको किस प्रकार से समाधान पाया जाए और क्या क्या समस्याएं फर्दर फ्यूचर में आने वाली है। तो साथ ही साथ हमने डाटा और एनालिसिस इसका देखा। आइए फ्रंट पेज से रिलेटेड न्यूज देखते हैं। फ्रंट पेज में जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज आई है वो है ओवरथ्रोइंग यूक्रेन गवर्नमेंट इज नॉट अवर गोल सेज रशिया। तो यहाँ रशिया के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट दिया गया है कि ओवरथ्रोइंग द यूक्रेन गवर्नमेंट, कि यूक्रेन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना उनका जो है टारगेट नहीं है। विल प्रेफर टू अचीव क्यू न्यूट्रल स्टेटस थ्रू टॉक्स फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि जो क्यू इन द सेंस की यूक्रेन, तो उसका जो स्टेटस होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए। यदि कोई वो स्टेटमेंट देते हैं यूक्रेनियन गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ भी यदि कहा जाता है न्यूट्रल, नॉट अफेक्टेड बाय वेस्टर्न कंट्री, तो यहाँ पे जो किसी अदर कंट्री के द्वारा जो उसको अफेक्टेड नहीं होना है। यहाँ जो डिसीजन होना चाहिए वो इटसेल्फ ऑफ द यूक्रेनियन गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो रशिया विल अचीव इट्स गोल ऑफ इंश्योरिंग यूक्रेन्स न्यूट्रल स्टेटस एंड विल प्रेफर टू डू दैट थ्रू टॉक्स, फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन मेरिया जैकरोवा सेड ऑन वेडनेसडे। तो रशिया के द्वारा क्या एक्सपेक्टेशन की गई कि यहाँ पर जो स्टेटस मेंटेन किया जाएगा यूक्रेन के द्वारा वो मेनली रिलेटेड टू न्यूट्रल,
वो किसी भी पर्टिकुलर देश या अदर वेस्टर्न कंट्री स्पेशली इन यूएसए या नाटो कंट्री से जो है अफेक्टेड नहीं होगा। Moscow's aims do not include overthrowing the Kyiv government, and it hopes to achieve more significant progress in the next round of talks with Ukraine. Mrs. Zakharova told a briefing, adding that Russia's military operation was going strictly in line with this plan. तो उन्होंने बताया कि जो रसिया का जो मिलिट्री ऑपरेशन था वो प्रॉपर तरीके से जो पहले प्लान किया गया था उसी तरीके से चल रहा है। Her comments came a day after Ukraine's president Volodymyr Zelensky said his country was no longer insisting on joining the NATO and that he was open for a compromise on the Donetsk and Luhansk breakaway republics that were recognized as independent by Russia। तो जैसा कि पिछले दिनों रसिया के द्वारा लुहांस्क और दोनेत्स्क रीजन को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक या सेपरेट प्रोविंस घोषित किया गया था, तो उसी की तर्ज पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जेलेंस्की ने बात कही है कि जो है हम फर्दर जो है प्रयास नाटो में ज्वाइन करने के लिए नहीं करेंगे और जो मेजर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अथॉरिटीज डिमांड है वहाँ उनकी बात को भी जो है रखा जाएगा। Progress in talks. The Russian Foreign Ministry also said some progress has been made in talks with Ukraine. Ukraine and Russia officials have been meeting on the Belarus-Poland border for talks to end fighting. Mr. Zakharova said another round of talks would be focused on humanitarian corridors to evacuate civilians. तो अब जो नेक्स्ट टॉक होने वाली है वो मेनली रिलेटेड टू द कि किस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो वहाँ तैयार किया जाए और जो वहाँ के सिविलियन पर्सन्स हैं उनको जो है रेस्क्यू किया जाए। मोदी कॉल्स हंगेरियन पीएम एज इवैक्यूएशन नियर एंड। तो यहाँ पे बहुत ही खुशी की बात है कि जो ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया था उसके थ्रू ऑलमोस्ट सभी जो हमारे विद्यार्थी वहाँ पर स्ट्रैंडेड थे, मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट, साथ ही साथ अन्य व्यक्ति, उनको सही तरीके से वहाँ से जो है इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है न्यूज है। आइए देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, वो चलते हैं पेज नंबर 7 पे। न्यू विजन फॉर ओल्ड एज केयर। तो जैसा कि ये सोशल इश्यू से रिलेटेड है, सोशल इश्यू इन द सेंस पेपर फर्स्ट, साथ ही साथ पेपर सेकंड, मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो है रिलेटेड टू न्यू विजन फॉर ओल्ड एज केयर। तो जो ओल्ड एज जो वनरेबिलिटी है ओल्ड एज पर्सन्स की, तो उस पर क्या क्या चुनौतियां हैं। फॉर्मल अप्रोच टू होम्स फॉर द एल्डरली इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग इश्यू फॉर इंडिया। तो फॉर्मल तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए इम्पोर्टेंट इश्यू है। As India becomes increasingly urbanized and families break up into smaller units, तो जैसे पहले जॉइंट फैमिली का जो इंडिया में था वो काफ़ी इम्पोर्टेंस था, अभी ग्रेजुअली ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर, साथ ही साथ मैनी फैक्टर्स के चलते जो है जॉइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में तब्दील हो रही है। The care of elderly people is managed by a set of professionals or voluntary organizations interested in geriatric services। अब बहुत सारे वृद्धाश्रम चल रहे हैं, तो उनके थ्रू जो है हमारे बुजुर्गों को सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। The number of such care homes is rising rapidly in urban and semi-urban India। अब जैसा कि जॉइंट फैमिली के स्थान पे जो है न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर आ रहा है, तो जो है वनरेबिलिटी जो बुजुर्गों की है वो बढ़ रही है। इनको जो है वृद्धाश्रम में लोग जो है रखते हैं और इंस्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयरिंग जो है अदर पर्सन्स के थ्रू उनकी जो है केयर की जा रही है। दीज होम्स आर आइदर पेड फॉर और ऑफर फ्री और सब्सिडाइज सर्विस
Typically, such homes are run by NGOs, religious or voluntary organizations with support from the government or by local philanthropists. Philanthropist मतलब परोपकार करने वाले व्यक्ति के द्वारा ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस चलाए जाते हैं. They provide accommodation, timely care and sense of security for their residents. तो उनके द्वारा जो है रहने की व्यवस्था और प्रॉपर केयर देखभाल जो है प्रदान की जाती है. However, the quality of service varies as these homes lack regulatory oversight. तो अभी जो है ये वॉलंटरी है, एनजीओ जो चलाते हैं, पर इन पे जो है उतना प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है. तो फर्दर किस बात की ज़रूरत है कि प्रॉपर फॉर्मल रेगुलेशन और पॉलिसी मेकिंग किया जाना चाहिए. Many homes lack clearly established standard operating procedure and their referral paths to health care are informal. तो यहाँ पे उनसे हेल्थ केयर रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, साथ ही साथ क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, तो इस बात को जो है फर्दर जो है हाईलाइट किए जाने की ज़रूरत है. There is an urgent need to understand the quality of life such institutions, including the impact of these homes on the mental health of their residents. तो वहाँ पे जैसा कि वो अपनी फैमिली से दूर होकर के किसी वृद्धाश्रम में अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, तो ऑब्वियस उनके जो मानसिक परिस्थितियों पे है वो निगेटिव इफेक्ट जो है पड़ना ही है. क्योंकि व्यक्ति जो बहुत सालों तक अपने परिवार के साथ रहा, यदि उसको परिवार से अलग किया जाएगा, वो भी इस परिस्थितियों में जो कि वल्नरेबल है, काफ़ी उम्र है, तो इन परिस्थितियों में वहाँ पे किसी अनजान या अदर व्यक्तियों के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जाना वहाँ की मानसिक बुजुर्गों की मानसिक परिस्थितियों में प्रॉपर उसका जो है इफेक्ट पड़ने वाला ही है. तो इसके लिए क्या पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, उसके जो है फर्दर स्ट्रेंथ किए जाने की ज़रूरत है. अ रैपिडली ग्रोइंग सेक्शन, अ फॉर्मल अप्रोच टू होम्स फॉर द एल्डरली इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग इशू फॉर इंडिया. यहाँ पे फॉर्मल अप्रोच हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या सिस्टमेटिक फैमिलीज रेगुलेशंस होने चाहिए, जिससे कि उनको अच्छे से अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जो है प्रोवाइड कराई जा सके. द UN वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट नोट्स दैट इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन दोज एज 60 एंड above इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू नियरली 20% बाई 2050 फ्रॉम अबाउट 8% नाउ. अभी जैसा कि इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है, तो एवरेज जो एज है इंडिया की वो अराउंड 28 ईयर्स है, बट फ्यूचर में 2050 तक जो एजिंग पॉपुलेशन होगी वो 20% तक पहुंचने वाली है. ये जो एस्टिमेशन किया गया है, ये किया गया है UN वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट के द्वारा. अभी जो वर्तमान में एजिंग पॉपुलेशन है इंडिया की, जो कि 60 के एवब है, उनको एजिंग पॉपुलेशन कहा जाता है, तो वो जो है केवल 8% ही है. द परसेंटेज ऑफ एल्डरली पीपल विल इंक्रीज बाई 326% with those aged 80 years and above set to increase by 700, making them the fastest growing age group in India. With this future in mind, it is essential that our policy framework and social responses are geared to meet this reality. तो यहाँ पर जैसा कि आने वाले समय पे जो एजिंग पॉपुलेशन है बढ़ने वाली है, तो उनके लिए क्या प्रॉपर केयर होना चाहिए, किस प्रकार का सोशल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उस पर जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशंस किए जाने की ज़रूरत है. अ रिसेंट सेट ऑफ रिसर्च papers from Hyderabad focusing on the quality of health in homes for the elderly has some interesting insights. The papers highlights the fact that good intentions and sense of charity are often inadequate when it comes to addressing the basic health needs of their elderly residents. ऑब्वियस यदि किसी अलग व्यक्ति के द्वारा एनजीओ के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वो उस लेवल पे कभी भी नहीं हो सकती जो उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा उनको मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से अच्छे से उनको सही केयर प्रोवाइड कराई जा सकती है. ये रेयर केस ही हो सकता है कि अदर एनजीओ या शेल्टर्स में या फिर बुजुर्ग आश्रम में उनको उतनी अच्छी प्रॉपर केयर दी जा सके.
These papers are outcomes of the Hyderabad ocular morbidity in elderly students by the L.V. Prasad Eye Institute that was primarily meant to understand the vision needs of elderly residents of such homes. About 30% of the residents who were part of the study, over 1,500 participants from 40 homes, had a vision impairment of some sort, but nearly 90% of this vision impairment could be addressed. तो वहाँ की जो मेनली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि एजिंग पॉपुलेशन में होती है, उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए. रिलेटिवली लो कॉस्ट हेल्थ इंटरवेंशंस इशूइंग बेटर आई ग्लासेस और कैटरैक्ट सर्जरी. तो अच्छे तरीके से उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उनकी समस्याओं को जो है प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है. द स्टडी आल्सो फाउंड सम अनसीन इफेक्ट्स ऑफ विजन impairment. Many were prone to depression. In fact, those with both vision and hearing impairment had a rate of depression that was 5 times higher than those without. तो ऑब्वियस, जैसा कि माइंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो लिसनिंग कैपेसिटी, वो होता है विजन जो देख सकते हैं, तो माइंड के कोऑर्डिनेशन में सुनने का और देखने का बहुत ही बड़ा रोल होता है. तो यदि विजन में डिफेक्ट होगा, डिसपेयरमेंट होगा, साथ ही साथ यदि सुनने में तकलीफ होगी, सुनने में और देखने में, तो ऑब्वियस वहाँ पर जो है डिप्रेशन अधिक होने वाला है. Our homes, buildings and social environment are not built keeping the elderly or people with disabilities in mind. तो ये अच्छी बात है कि लगातार गवर्नमेंट के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए, साथ ही साथ हमारे ओल्ड पॉपुलेशन के लिए जो है डिसेबिलिटी फ्रेंडली बिल्डिंग्स जो है तैयार की जा रही हैं, पर अभी भी बहुत सारा उस पर वर्क जो है किया जाना आवश्यक है. As people age and their motor skills weakens, they are at a great risk of falling down and hurting themselves. Having an impairment increases this risk. Instead of planning for accessible and elderly-friendly structures that allow them to operate safely, we reduce their morbidity. People with functional skills are asked to stay away from daily tasks like cooking, sieving, cleaning, or washing up. This reduces their sociability, their sense of independence and well-being, all leading up to mental health issues and depressions. तो यहाँ पे मेनली बात की गई है कि डिप्रेशंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज किस प्रकार से रिलेटेड. तो इंडिया की पॉपुलेशन जो कि 2050 तक 20% जो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन होगी वो एल्डरली पॉपुलेशन होगी. तो इस प्रकार से आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चलते हैं पेज नंबर 8 पर. तो पेज नंबर 8 में मेन इशू जो आया हुआ है वो है चाइना लुक्स फॉर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो मिलिट्री लेवल टास्क टू बी हेल्ड बाय द टू साइड्स टुमारो विल फोकस ऑन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग. तो हॉट स्प्रिंग्स एरिया में जो मेजर टसल जो क्रिएट हुआ था उससे रिलेटेड टास्क जो है कंटिन्यू प्रोग्रेस में. चाइना ऑन वेडनेसडे सेड इट होप्ड मिलिट्री लेवल टास्क विद इंडिया सेट फॉर फ्राइडे वुड मूव फॉरवर्ड द लॉन्ग रनिंग नेगोशिएशंस ऑन डिसएंगेजमेंट along the line of actual control towards an acceptable solution for both sides. तो इस प्रकार से चाइना ने जो कहा है, बात कही है कि जो बहुत दोनों इंडिया और चाइना को जो सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल हो उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. तो ये चाइना और इंडिया का इश्यू मेनली बाईलैटरल रिलेशंस से रिलेटेड है. आइए देखते हैं पेज नंबर 10 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केसेस. सुप्रीम कोर्ट टर्न्स फोकस ऑन अंडर ट्रायल्स एंड लेस वेट. तो यहाँ पे बात कही गई है. आइए देखते हैं मेन इम्पॉर्टेंट इशू जो पेज नंबर 10 में आया हुआ है वो है रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग इन द सेंस कि जो पैसा अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से जो है कमाया जाता है और उसको इस प्रकार से शो करना कि जो कमाया गया पैसा है
वो सही तरीके से या लीगल तरीके से कमाया गया है, दैट इज द मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो कि सिलेबस में पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं क्या इसमें आउटकम्स आया है। सेंटर एम्फेसाइजेस ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे फोकस्ड ऑन द राइट्स ऑफ दोज अंडर ट्रायल इन मनी लॉन्ड्रिंग cases, saying they cannot wait endlessly behind the bars for the trial to commence. The experience is that the trials do not proceed. They remain pending investigations, reports are not filed on time. Now, if this is the state of affairs, then there has to be some balancing, a bench led by Justice A.M. Khanwilkar said. The court was hearing a batch of petitions challenging the various provisions of the Prevention of Money Laundering Act. तो यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड जो मेन केसेस हैं उनको जो है अर्ली तरीके से ट्रायल्स और एड्रेस किए जाने की बात कही गई है। यदि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रायल किया जाएगा तो जो वहाँ पर प्रिजनर्स के राइट हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाएगा और उनके साथ जस्टिस एंड फेयर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है मेनली कंक्लूड किया और यहाँ पर हमने द हिंदू एनालिसिस देखा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो NCERT रिलेटेड वीडियोज हैं, अदर द हिंदू रिलेटेड वीडियोज, आप इनको प्रॉपर तरीके से देखें और सीखें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस किया और टेलीग्राम